मेरा नाम राधा है। मैं आज आप लोगों को अपनी कामयाबी की कहानी सुनाने जा रही हूँ। मेरी वो कामयाबी जो मेरी सच्चाई की वजह से सब लोगों के सामने आई थी। मेरे परिवार में मेरी माँ और मेरे बड़े भैया रहते थे, जबकि मेरी बड़ी दीदी की शादी कई साल पहले हो चुकी थी। मेरे भैया की शादी को 1 साल हो गया था और 6 महीने पहले ही मेरे पिता का देहांत हो गया था। मेरे परिवार के घरेलू हालात कमज़ोर थे, लेकिन हमारे घर का खर्चा आसानी से हो जाता था क्योंकि मेरे पिता बहुत मेहनती इंसान थे। मेरे भैया भी जॉब करते थे, लेकिन जब से उनकी शादी हुई थी तभी से हमारे घर के खर्चे और ज़्यादा बढ़ गए थे। मेरे पिता के देहांत के बाद हमारे घर के हालात तो जैसे बदल कर ही रह गए थे। मेरे भैया का नाम तरुण था। मेरे भैया हम माँ बेटी के साथ बहुत अच्छे थे, लेकिन जिस दिन से मेरे पिता का देहांत हुआ था और घर की सारी जिम्मेदारी मेरे भाई के कंधे पर आ गई थी, उसी दिन से भाई का मिजाज हमसे बदला बदला रहता था। मेरी माँ को डायबिटीज़ थी, इसलिए हमेशा उनकी दवाई चलती रहती थी। एक दिन भैया मेरी माँ से कहने लगे, माँ मैं अब घर का खर्चा नहीं उठा सकता। आप जानते हो कि कितनी महंगाई बढ़ गई है और फिर मेरी पत्नी भी प्रेग्नेंट है। आपको तो पता है कि डिलीवरी के लिए अस्पताल में कितना खर्चा आता है। नॉर्मल डिलीवरी और ऑपरेशन डिलीवरी दोनों में ही काफ़ी पैसा लग जाता है, इसलिए मुझे तो पहले से ही पैसों का बंदोबस्त करके रखना पड़ेगा। और आप यह भी जानती है कि शादी के बाद कितने खर्चे होते हैं। बच्चा पैदा हो जाएगा तो उसके बाद 100 खर्च हो जाएंगे। मैं आप दोनों माँ बेटी के साथ जितना कर सकता था मैंने कर दिया। अब मैं आप दोनों से माफ़ी मांगना चाहता हूँ, क्योंकि अब मैं आप लोगों का खर्चा नहीं उठा सकता। माँ तो भाई के मुंह से ये सारी बातें सुनकर हक्का बक्का सी रह गई। माँ की आंखों से आंसू आ गए थे और वो भैया से कहने लगी, बेटा तुम तो जानते हो हमारे इस दुनिया में तुम्हारे अलावा कोई नहीं है। तुम भी हमसे हाथ खींच लोगे तो हम कहाँ जाएंगे, क्या करेंगे। भैया ने कहा कि मुझे नहीं पता कि आप लोग क्या करेंगे, लेकिन मैं इतना जानता हूँ कि मेरे पास कुछ नहीं है। अब मैं अपना परिवार बनाना चाहता हूँ, इसलिए अब मैं आपकी कोई सहायता नहीं कर सकता। मैं तो खुद बहुत मजबूर हूँ, नहीं तो आप जानती कि मुझे आपकी कितनी परवाह है। माँ कहने लगी, बेटा तरुण तुम्हें मेरा ख्याल नहीं है तो कम से कम अपनी बहन का ख्याल तो कर लो। वह शादी के लायक हो गई, इसकी शादी करवा करके इसको भी तो ससुराल भेजना है। मेरा क्या है, मैं तो जैसे तैसे अपनी ज़िंदगी काट लूँगी। माँ की बातें सुनकर भाभी भी अपने कमरे से बाहर आ गई और कहने लगी, तरुण मैंने तो तुम्हें पहले ही कहा था कि हम यह घर छोड़कर चलते हैं, क्योंकि इस घर में रहते हैं आपकी माँ हमें सुकून से जीने नहीं देगी। उनके खर्च तो खत्म नहीं होंगे, ना जाने हाँ उनके खर्चों की कितनी लंबी लिस्ट बनी हुई है। आपने इनको साफ साफ सारी परेशानियां बता दी हैं। आपकी माँ बहुत ढीठ है, इनको आपका कोई ख्याल नहीं आता, कैसे आपको मक्खन लगा रही है। तरुण भैया भाभी से कहने लगे, हाँ तुम बिल्कुल ठीक कह रही हो। एक काम करो, मेरा और अपना सामान पैक कर लो, हम दोनों भी यहाँ से चलते हैं। मेरी माँ तो यह बात सुनकर जैसे पागल सी हो गई थी। माँ कहने लगी, नहीं तरुण बेटा ऐसा मत करना, कोई बात नहीं, तुम घर के खर्चे हमें नहीं देना चाहते ना तो मत दो, लेकिन तुम इस घर को छोड़ करके कहीं नहीं जाओगे। मेरे लिए तो इतना ही काफ़ी है कि तुम इस घर में रहो, और इस घर में एक मर्द का होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इस घर में तुम्हारी जवान बहन बैठी हुई है। तुम्हारी वजह से कोई तुम्हारी बहन पर आग भी नहीं उठा सकेगा। भैया कहने लगे, माँ आपके पास अभी भी वक्त है, सोच लो, फिर बाद में मुझे मत कहना कि मुझे कोई पैसा नहीं देते, और सोच लीजिए कि आप हमें इस घर में देखना चाहती भी हैं या नहीं। भैया कमरे से बाहर चले गए थे, भाभी भी अपने कमरे में चली गई थी। मैं अब माँ के पास आकर बैठ गई। माँ मेरे गले से लगकर फूट फूट करके रोने लगी। मैं माँ से ऊंची आवाज़ में कहने लगी कि माँ आप इन दोनों को इस घर से बाहर क्यों नहीं निकाल देती। जब पिताजी जिंदा थे और वह कमाते थे तो भैया और भाभी खूब बैठकर आराम से खाते थे, और जब भैया पर सारी जिम्मेदारी आ गई तो भैया घर छोड़कर जाने की बात कर रहे हैं। अगर भैया से कुछ नहीं हो सकता तो कम से कम वो हमारे साथ इस घर में शांति से तो रह सकते हैं ना, लेकिन वह तो हमारी जिम्मेदारी से ही अपने हाथ झाड़ रहे हैं। यह घर आपका है और पिताजी का है, यह दोनों पति पत्नी यहाँ से चले जाए तो हम किराएदार रख लेंगे और उस किराए से हमारा खर्चा आसानी से निकल जाएगा, तो फिर इनको घर में रखकर क्या फ़ायदा है। माँ ने मेरे मुंह पर हाथ रख दिया और कहने लगी, चुप करो राधा, तुम्हें मेरे सर की कसम, खामोश हो जाओ, ऐसी बातें अपने मुंह से मत निकालो। मुझे गुस्सा तो बहुत आ रहा था, लेकिन माँ की वजह से मैं चुप हो गई। मुझे इस बात के बारे में तो अच्छे से पता था, भाभी का बस नहीं चलता, नहीं तो वो हम दोनों माँ बेटी को घर से निकाल देती। पिताजी जब जिंदा थे तभी भाभी से हमारे झगड़े होते रहते थे, लेकिन पिताजी के डर की वजह से वो हमेशा खामोश हो जाती थी। भैया तो हमेशा ही अपनी पत्नी की साइड लेते थे, इसलिए जीते जी पिताजी को मेरी और माँ की बहुत फिक्र थी। वह कहते थे कि अगर मुझे कुछ हो गया ना तो मेरे बाद तुम दोनों का क्या होगा। मुझे तो नहीं लगता कि यह दोनों पति पत्नी तुम दोनों को बर्दाश्त कर सकेंगे। मेरे पिता बहुत गुस्से वाले और ईमानदार आदमी थे। मेरे पिताजी जानते थे कि उनकी औलाद अपनी पत्नी की तरफ से बहुत बोलती है, और उनको यह भी पता था कि उनके बाद हमारे भैया हम दोनों को नहीं समझेंगे। पिताजी के देहांत को 6 महीने भी नहीं हुए थे कि भैया ने हमसे आंखें फेर ली थी। माँ के इलाज के लिए भी पैसे देना बंद कर दिए थे। मेरी माँ को डायबिटीज़ थी, इसलिए एक गोली उनकी रोज़ चलती रहती थी। माँ को तो रोज़ इस गोली की ज़रूरत पड़ती थी, लेकिन अब भैया ने पैसे देना बंद कर दिया तो माँ ने भी अपनी दवाई खाना छोड़ दी थी। इसी वजह से माँ की तबीयत खराब रहने लगी थी।
मेरी माँ दिन ब दिन कमज़ोर होती जा रही थी। उनकी हालत देखकर मेरा दिल खून के आंसू रोता रहता था, मगर मैं अपनी माँ के लिए कुछ भी करने की काबिल नहीं थी। भाई तो पहले ही हम दोनों को छोड़ चुके थे और पिताजी जो कमाते थे उसे घर का खर्च निकल जाता था। पिताजी ने मेरे भैया को बहुत पढ़ाया लिखाया था, इसलिए उनकी बहुत अच्छी नौकरी भी लग गई थी और मैं तो ज़्यादा पढ़ी लिखी नहीं थी। शुरू से ही भाभी चाहती थी कि वह हमारे परिवार से अलग हो जाए। विधवा माँ और अनाथ बहन को समझने वाला कोई नहीं था। एक भैया ही हमारा अकेला सहारा थे, लेकिन वह भी हमारे आगे हाथ झाड़ चुके थे। माँ रोकर मुझसे ही पूछती थी कि ना जाने हम दोनों माँ बेटी का खर्च कैसे चलेगा, हमें खाना कौन देगा। माँ के सवालों को मेरे पास कोई भी जवाब नहीं था, इसलिए मैं चुप रहती थी। शाम तक हम माँ बेटी अपनी परेशानी में खोए थे। भाभी अपने कमरे से बाहर निकल कर आई और कहने लगी, आज कोई किचन में काम करने के लिए जाएगा या फिर इस घर में किसी की मौत हो गई है जो ऐसा रोना धोना लगा रखा है। तुम दोनों माँ बेटी को पता है कि मैं प्रेग्नेंट हूँ और मैं कोई काम नहीं कर सकती, इसलिए बहुत मुफ्त की रोटियां तोड़ ली। अब घर का काम करो। मेरा 5वां महीना चल रहा है और इन दिनों मैं वैसे भी माँ बनने वाली हूँ और मुझे तो बहुत ज़्यादा भूख लगती है, लेकिन तुम्हें तो इस बात की कोई परवाह नहीं है। ना जाने तुम कैसी सास हो और दोनों माँ बेटी काम चोरी करके यहाँ बैठ गई हो। किचन में जाओ और कुछ खाने पीने का इंतज़ाम करो। मेरा जी घबरा रहा है, इसलिए मेरे लिए जल्दी से कुछ बना करके लेकर आओ। माँ तो झट से उठ करके बैठ गई। मैंने माँ का हाथ पकड़कर उन्हें बहुत रोकने की कोशिश की थी और भाभी से कहने लगी, भाभी जब हमें इस घर में खाने को नहीं मिलेगा तो फिर हम पकाए भी क्यों। ना तो हमारे पास पैसे हैं और ना ही घर में खाना बनाने के लिए राशन मौजूद है, इसलिए आप अपने और अपने पति के लिए खाना बना सकती हो। हमारा इस दुनिया में कोई नहीं है, सिर्फ एक भाई था, वह भी आपने हमसे छीन लिया। अब हम किचन में जाकर क्या करेंगे। आप अपने लिए खाना बना सकती हो और सुकून से बैठकर खा लो। हम पहले से ही बहुत परेशान हैं, इसलिए हमें और ज़्यादा परेशान मत करो। तभी भाभी तेज आवाज़ में चीखने लगी और कहने लगी, राधा यह तुम मुझसे किस अंदाज में बात कर रही हो। तुम्हें पता है मैं तुम्हारी भाभी हूँ और तुमसे बड़ी हूँ। तुम्हारी जुबान तो बहुत तेज चलने लगी है कैंची की तरह। ना जाने अपने ससुराल जाओगी तो तुम क्या करोगी। मुझे तो लगता है कि तुम ससुराल जाकर बहुत जल्दी तलाक लेकर हमारे घर पर आकर यहाँ दोबारा से बैठ जाओगी। मैंने भाभी से कहा, पता नहीं मैं बदतमीज़ हूँ या आपको तो इतनी भी शर्म नहीं आई कि आपने किस तरह से किसी माँ से उसका इकलौता बेटा छीन लिया। आपको यह डर नहीं है कि भगवान आपकी गोद से भी आपकी औलाद छीन सकता है। तब भी अचानक भैया भी कमरे में आ गए और मेरे करीब आते ही उन्होंने मेरे मुंह पर एक जोर से थप्पड़ दे मारा। मुझे नहीं पता था कि भैया हमारी सारी बातें सुन रहे थे। उन्होंने जब मेरी कही हुई बातें सुनी तो उनका अपने आप पर काबू नहीं रहा था और आते ही उन्होंने मेरे मुंह पर थप्पड़ मार दिया था। मैं थर थर काँप रही थी, क्योंकि आज तक मुझ पर किसी ने हाथ नहीं उठाया था। मुझे मेरे पिताजी ने और मेरी माँ ने बहुत लाड प्यार से पाला पोसा था, क्योंकि मैं घर में सबसे छोटी थी। लेकिन आज मेरे भाई के थप्पड़ ने मेरे दिल को बहुत दुखाया था। मैं भागती हुई माँ के कमरे से अपने कमरे में चली गई। माँ भी मेरे पीछे पीछे आ गई थी। माँ बहुत गुस्से में लग रही थी। माँ ने मुझसे कहा, राधा तुम्हें शर्म आनी चाहिए, तुम सच में बहुत बदतमीज़ हो गई हो। क्या मैंने ऐसी तुम्हें परवरिश की है। बड़े से बोलने की कोई तमीज़ नहीं है तुम्हें। इस तरह की बातें नहीं करनी चाहिए। जो बच्चा अभी इस दुनिया में आया ही नहीं, तुमने अभी से उसको कोसना शुरू कर दिया। तुम्हारा झगड़ा भाभी से था, लेकिन उस नन्ही मासूम जान से तो नहीं था ना, जो अभी इस दुनिया में आया भी नहीं, और तुम उसी को अभी से कोस रही हो। मैं माँ के गले लग गई और खूब रोने लगी। मैंने माँ से कहा, मुझे नहीं पता था मेरे मुँह से यह शब्द कैसे निकल गए। मेरा बिल्कुल भी यह मतलब नहीं था। मैं उस छोटे से बच्चे को कोसना नहीं चाहती थी। मैं तो बस भाभी से कह रही थी। मैं चाहती थी कि शायद भाभी मेरी इस बात से डर जाए और वह हमारे साथ ऐसा व्यवहार ना करे जैसा वह कर रही है। आपको तो पता है कि उन्होंने ही भैया को हमारे खिलाफ किया है। मैं तो बस यही चाहती हूँ कि जिस तरह से उन्होंने हमारे भैया को हमसे अलग किया है, उसी तरह से उनकी औलाद भी उनके साथ ऐसा कर सकती है जिस तरह से भैया कर चुके। इस तरह से शायद वह डर कर वह सब ना करे। मुझे क्या पता था कि बात का बतंगड़ बन जाएगा। मेरी माँ का दिल पहले ही बहुत छोटा था। आज वह भी मेरे गले लग करके रो रही थी। इतनी ही देर में फिर से भैया कमरे में आ गए और कहने लगे, माँ अगर आप दोनों का रोना धोना खत्म हो गया तो प्लीज़ किचन में चली जाओ। मेरी पत्नी को भूख लगी हुई है, उसे खाने की बहुत ज़रूरत है, जाकर उसके लिए खाना बना दो। माँ ने जल्दी से आंसू पोंछे और भैया से कहने लगी, ठीक है तरुण, तुम फिक्र मत करो, मैं अभी किचन में जाकर बहू के लिए कुछ बना कर देती हूँ। और माँ किचन की तरफ चली गई और मैं कमरे में बैठकर यह सोचती कि शायद हो सकता है इन दोनों पति पत्नी का दिल नरम हो गया हो, इसके लिए शायद वो माँ से खाने के लिए कह रहे हो। इससे मैंने यह अंदाज़ा लगा लिया था कि शायद घर में खाना उन दोनों के लिए नहीं बल्कि हम सबके लिए बनेगा। भूख से मेरे सर में दर्द शुरू हो गया था और जोरों की भूख लग रही थी। मैं कमरे में अंधेरा करके लेटी हुई थी। मुझे बाहर जाने से डर लग रहा था। बस यही डर था कि भैया फिर से मुझे मारने न लग जाए, क्योंकि हमारे भैया पहले जैसे नहीं रहे थे। मुझे माँ के आने का इंतज़ार था कि वह कमरे के अंदर आएगी और मुझे आकर खाना देगी। ऐसे इंतज़ार करते करते रात के 8 बज गए थे। जब माँ कमरे में आई तो मैं जल्दी से उठकर बैठ गई, मगर यह देखकर मैं दंग रह गई थी कि माँ के दोनों हाथ खाली थे। मैंने कहा, माँ आप मेरे लिए खाना लेकर नहीं आई हो, आखिर मेरा खाना कहाँ है। माँ कहने लगी, राधा
सारा दिन काम करने के बाद मैं खाली हाथ हूँ। पूरा दिन मजदूरी की किचन में, लेकिन मुझे भी खाना नहीं मिला तो तुम्हें कहाँ से मिल जाएगा। इतना काम तो अगर मैं नौकरानी बनकर किसी और के घर में भी किया होता ना, तो वहाँ भी भूख मिटाने के लिए मुझे खाना मिल जाता। मगर ये तो मेरी अपनी सगी औलाद है, इसलिए तो मुझे नौकरानी की तरह काम करने के बाद भी मुझे एक बार भी खाने को नहीं पूछा। यहाँ तक कि साफ साफ इनकार कर दिया कि यह खाना तो सिर्फ हम दोनों के लिए ही है, आप अपना इंतज़ाम कहीं और कर सकती हो। मैं जाकर माँ के पास बैठ गई और माँ से कहने लगी, माँ आपको भूख लग रही है। माँ ने हाँ में सर हिला दिया और मुझे देखकर उनकी आंखों में आंसू आ गए। माँ की आंखों में आंसू देखकर मेरा दिल बहुत दुख रहा था। मैं जान गई थी मेरी माँ डायबिटीज़ की मरीज़ थी, इसलिए उनसे भूख बर्दाश्त नहीं हो रही होगी। मैंने माँ से कहा था, माँ आप फिक्र मत करो, मैं कुछ इंतज़ाम करती हूँ। मैं इतना कहकर अपने कमरे के बाहर जाने लगी तो माँ ने मेरा हाथ पकड़कर मुझे बाहर जाने से रोक दिया। मैंने कहा, क्या बात है, मुझे क्यों रोक रही हो माँ। माँ ने अपने दोनों हाथ मेरे सामने जोड़ दिए और कहने लगी, तुम बाहर जा रही हो, लेकिन मुझे किसी नई मुसीबत में मत फंसा देना। मैं नहीं चाहती कि तुम्हारे भैया इस घर से चले जाए। तुम्हें पता है ना, जब तक घर में कोई मर्द होता है तब तक किसी की मजाल नहीं होती उसके घर पर आंख उठाकर देख सके। वहाँ की औरतें हमेशा महफूज रहती है। अगर घर में मर्द ना हो तो फिर मर्दों को रास्ता मिल जाता है और फिर लोग बातें बनाना शुरू कर देते हैं। इसलिए राधा, कोई भी ऐसा काम मत करो जिसकी वजह से मुझे किसी परेशानी का सामना करना पड़े और तुम्हारे भैया नाराज़ होकर इस घर को छोड़कर चले जाए। मैंने कहा, माँ आप फिक्र मत करो, मैं ऐसा कुछ भी नहीं करूँगी। मैं आपको कभी परेशान नहीं करूँगी और ना ही मैं आपको परेशान देख सकती हूँ। आपको आपकी बेटी पर भरोसा है ना। माँ ने हाँ में सर हिलाया। मैंने कहा, तो ठीक है, फिर आप अपनी बेटी पर भरोसा करो। मैं ऐसा कुछ नहीं करूँगी जिसकी वजह से मेरी माँ दुखी हो जाए। यह कहकर मैं कमरे से बाहर निकल आई। अच्छा था कि भैया भाभी कमरे में बैठे हुए थे और घर का आंगन खाली पड़ा हुआ था। मैं चुपचाप घर से बाहर चली गई थी। मैंने पड़ोस में ही रहने वाली आंटी का दरवाज़ा बजाया। हमारे पड़ोस में सुषमा आंटी रहती थी। वह बहुत अच्छी औरत थी और मेरी माँ की उनसे अच्छी दोस्ती थी। मुझे उम्मीद थी कि वह मेरी मदद ज़रूर करेगी। सुषमा आंटी नौकरी करती थी और अकेली रहती थी। अपने घर में पति तो उनके काफ़ी सालों पहले ही मर गए थे। उन्होंने अपनी बेटी को पढ़ाया लिखाया और उसकी शादी अच्छे घर में कर दी थी। मैंने दरवाज़ा बजाया तो सुषमा आंटी ने दरवाज़ा खोला और मुझे देखकर हैरान हो गई, क्योंकि उस समय रात के 9 बज रहे थे। वह मुझसे कहने लगी, क्या बात है राधा बेटा, इतनी रात को तुम यहाँ पर, सब खैरियत से तो है ना? तुम इस समय हमारे घर कैसे आ गई? मैंने कहा, आंटी माँ को बहुत भूख लग रही है और घर में कुछ भी खाने के लिए नहीं है। आपके पास थोड़ा सा खाना मिल जाएगा? अगर हो तो आप मुझे दे दो। यह बात जानकर तो आंटी की आंखों में भी आंसू आ गए थे। उन्होंने मुझसे पूछा, तुम्हारे घर में खाने के लिए कुछ क्यों नहीं है? मैंने कहा, भैया ने मेरा और माँ का खर्च उठाने से मना कर दिया है। माँ ने आज सारा दिन किचन में काम किया, इसके बावजूद भी हमारे पास खाने के लिए कुछ भी नहीं है। आंटी ने जल्दी से अपने घर में जितना भी खाना बचा हुआ था मुझे दे दिया। मैं उन्हें थैंक यू बोलकर घर को वापस आ गई थी। कहते हैं ना कि भगवान किसी न किसी रूप में मदद कर ही देता है। मैंने माँ को खाना खिलाया तो वह भी बहुत खुश हो गई थी और कहने लगी, तुम यह खाना कहाँ से लाई हो? मैंने उनको बताया कि यह खाना मैं सुषमा आंटी के घर से लेकर आई हूँ। उन्होंने मुझसे कहा कि राधा, तुमने किसी के घर जाकर खाना क्यों मांगा? मुझे तुम्हारी यह बात अच्छी नहीं लगी। किसी के घर जाकर इस तरह खाना नहीं मांगते हैं। मैंने तो कभी तुम लोगों को किसी के आगे हाथ फैलाना नहीं सिखाया। मैंने माँ से कहा, जब हमारे अपने ही हमारे साथ नहीं देते तो फिर दूसरों से मदद मांगना तो हमारी मजबूरी बन जाता है। माँ कहने लगी, राधा मुझे तुम्हारी ज़ुबान से बहुत डर लगने लगा है। आजकल तुम बहुत बोलने लगी हो। तुम ज़रूर मेरे लिए कोई ना कोई नई मुसीबत खड़ी कर दोगी। देखो, मैं तुम्हारे सामने हाथ जोड़कर कह रही हूँ, जब तुम्हारे भैया ने हम पर जुल्म करना शुरू कर दिया है तो तुम भी अपने भैया के जैसी ही मत बनो। तुम्हारी बातें मुझे बहुत परेशान कर देती है। क्या तुम्हें अच्छा लगेगा कि तुम्हारी अजीब अजीब बातें सुनकर मेरी तबीयत खराब हो जाए? माँ की बातें मैं खामोशी से सुनती रही। अगले ही दिन सुषमा आंटी हमारे घर पर आई। उन्होंने माँ के हाथ में 10,000 रुपये रख दिए। माँ तो उन पैसों को लेने से इनकार कर रही थी, लेकिन उन्होंने कहा कि अगर तुमने यह पैसे नहीं लिए ना तो अच्छा नहीं होगा। तुमने अगर मुझे अपनी बहन समझा है ना तो मुझसे मदद लेने में कोई इतराज़ नहीं होना चाहिए, नहीं तो मैं यही समझूँ कि हमारा रिश्ता खोखला है। माँ वह पैसे लेना नहीं चाहती थी, लेकिन सुषमा आंटी की इतनी जिद करने पर उन्होंने वह पैसे ले लिए थे। मैंने सुषमा आंटी से वादा किया था कि वह बहुत जल्द उनके पैसे उन्हें वापस लौटा देगी। सुषमा आंटी ने हाँ में सर हिला दिया और कहने लगी, मुझे इन पैसों की ज़रूरत नहीं है। तुम तो जानती हो मैं नौकरी करती हूँ और अच्छा खासा कमाती हूँ। अब जबकि मेरा कोई परिवार है तो वह बताओ, यह पैसा मैं किसके लिए खर्च करूँ? एक बेटी थी, उसको भी अपने घर भेज चुकी हूँ। यह पैसे मेरी तरफ से तुम्हारे लिए तोहफा है, तुम इसको स्वीकार कर लो। माँ तो खामोश हो गई थी। फिर सुषमा आंटी के जाने के बाद माँ बाजार जाकर थोड़ा सा राशन लेकर आ गई थी और माँ ने घर में खाना बना लिया था और भाभी इंतज़ार कर रही थी कि कब घर में खाना बनेगा और उनके आगे पेश किया जाएगा।
मैंने माँ को साफ इनकार कर दिया था कि आज घर में कुछ भी हो जाए लेकिन आप भाभी को अपने हाथ का बना हुआ खाना नहीं खिलाओगी। माँ कहने लगी, राधा तुम कैसी बातें कर रही हो, पागल हो गई हो क्या? मैं मजबूर हूँ। मैंने माँ को अपने सर की कसम दे दी थी और माँ से कहने लगी, अगर आप मजबूर हो ना तो मैं भी मजबूर हूँ। मैं आपको ऐसे घर में मजदूरों की तरह काम करते हुए नहीं देख सकती। आप जानती कि मेरे पिता बहुत इज्जतदार आदमी थे और आप उनकी पत्नी हो। आप अपने आप को इस तरह से लाचार ना समझे कि लोग आपको कुचल कर आगे बढ़ जाए। मेरी माँ सुनकर खामोश हो गई थी और जाहिर सी बात है कि उनको गुस्सा ज़रूर आया होगा। मैं उनको कसम दे चुकी थी, इसलिए उन्होंने मुझे कुछ नहीं कहा और वह चुपचाप अपने कमरे में बैठ गई। मैंने उनके कमरे का दरवाज़ा बंद कर दिया था और हम दोनों माँ बेटी ने आराम से बैठकर खाना खाया था और दोनों सोने के लिए लेट गए थे। तभी आधा घंटा ही गुजरा होगा कि अचानक किचन की तरफ से बर्तनों के खटकने की आवाज़ आने लगी और तभी भाभी हमारे दरवाजे पर आकर दस्तक देने लगी और दरवाज़ा खोलो कहने लगी, तुम दोनों माँ बेटी सुबह से क्या कर रही हो? किसी को खाने का होश ही नहीं है। आज खाना नहीं बनेगा क्या, या आज मुझे भूखा ही मार दोगी? ऐसा तो नहीं है कि कहीं तुम लोगों ने चुपके चुपके खाना बना लिया और खुद ही खा लिया हो? मुझे तुम लोगों के कमरे की तलाशी लेनी पड़ेगी। तभी माँ ने कहा कि मेरी सहेली ने मुझे पैसे दिए थे, मैं उन्हीं पैसों में से राशन लेकर आई थी। इस राशन से मैंने खाना बनाकर खा लिया है, तुम भी अपने पति की लाई हुई कमाई से खा लो। भाभी ने माँ से कहा, माँ जी आपको पता है ना कि मेरी हालत कैसी है, मैं घर का कोई काम नहीं कर सकती, तो फिर आपने यहाँ कैसी जिद लगा ली है कि मैं खुद खाना बनाऊँ? तभी अचानक मैं बोल पड़ी और मैंने भाभी को जवाब दिया कि अगर आपकी हालत ठीक नहीं है तो फिर आपको भगवान से डरना चाहिए। माँ मेरा हाथ पकड़कर चुप रहने के लिए कहने लगी तुम चुप रहो, कर रही हूँ ना। मैं खामोश होकर बिस्तर पर जाकर लेट गई और भाभी चुपचाप वहाँ से चली गई। भाभी ने भैया से ना जाने क्या उल्टी सीधी बातें कह दी कि भैया भी आकर हमारे कमरे का दरवाजा बजाने लगे। मैं डर गई। माँ मेरी तरफ देखकर कहने लगी, अब क्या हुआ है? मैंने कहा, माँ मुझे कुछ नहीं पता, लेकिन मैंने माँ से कहा कि आप दरवाजा मत खोलिए, लेकिन भैया इतनी बुरी तरह से दरवाजा पीट रहे थे कि माँ को मजबूरन दरवाजा खोलना ही पड़ा। माँ ने जैसे ही दरवाज़ा खोला तो भैया गुस्से से कमरे में दाखिल हुए और मेरा हाथ पकड़कर मुझे कमरे से बाहर लेकर आए और मेरे मुंह पर थप्पड़ मार दिया। यह सब देखकर मैं हैरान रह गई थी। भैया मुझसे कहने लगे, मुझे पता है मेरी माँ तो ऐसी नहीं है, मेरी माँ बहुत ही सीधी औरत है, लेकिन तुम बहुत चालाक हो। तुमने ही मेरी माँ को मेरे और मेरी पत्नी के खिलाफ भड़काया होगा, तभी वह अपनी बहू से खाना बनाने के लिए इतनी जिद कर रही है। मैं तुम्हें समझा रहा हूँ, अगर तुमने मेरे घर में फसाद करने की कोशिश भी की ना तो अच्छा नहीं होगा। ठीक से मेरी बात को समझ जाओ, वरना मैं किसी भी राह चलते इंसान से तुम्हारी शादी कर दूंगा और चली जाना अपने ससुराल, और उसके बाद कभी मेरे घर में कदम मत रखना। आज भैया ने जो मुझे थप्पड़ मारा था उसके बाद मैं अपने होश खो बैठी थी, क्योंकि भैया इससे पहले भी मुझे थप्पड़ मार चुके थे और उस बार तो मैंने उनसे कुछ नहीं कहा, लेकिन आज मैं बहुत गुस्से में आ गई थी और मैंने उनसे कहा, भैया आपको शर्म आनी चाहिए, आप तो अपनी पत्नी की कही हुई बातों में आ जाते हैं और आपको तो अपनी जिम्मेदारियों का एहसास ही नहीं रहा। आप भी गलत बन गए हैं, जिसने अपने माँ बाप के मरने के बाद अपनी माँ के मुंह से खाने का निवाला भी छीन लिया। इतना दुख देने से तो अच्छा था कि आप इस घर से चले ही जाते, लेकिन आप में तो गैरत नाम की कोई चीज़ ही नहीं है। जब चाहे माँ को नौकरानी बनाकर उनसे काम करवा रहे हो और जब चाहे बहन पर हाथ उठा लिया। आपको तो बस यही आता है। मेरी आवाज़ सुनते ही भैया ने मेरे मुँह पर एक और थप्पड़ दे मारा और मेरी माँ चुपचाप खड़े हुए वह तमाशा देखती रही। मैं गुस्से में कहने लगी, माँ आप मेरे हक में क्यों नहीं बोल रही हो? लगता है आप भी अपने बेटे के साथ मिली हुई हो। मुझे इस घर में नहीं रहना। इतना कहकर मैं अपने कमरे में चली गई और जाकर अपने बैग में अपना सामान पैक करने लगी और अपना सामान लेकर मैं घर से बाहर निकल गई। मैं रोती जा रही थी और सड़क पर चलती जा रही थी। मुझे ऐसा लग रहा था जैसे मेरे पीछे कोई चल रहा है। मैंने पीछे जैसे ही मुड़कर देखा तो माँ मेरा पीछे पीछे चल रही थी और माँ भी रो रही थी। मैं वहीं रुक गई और माँ से कहने लगी, अगर आप मुझे रोकने आ रही है ना तो मैं नहीं रुकूंगी और उस घर में नहीं रहूंगी। माँ मुझे कहने लगी, देखा वही हुआ ना जिस बात का मुझे डर था। अब हम दोनों बेघर हो गए हैं, अब हम कहाँ जाएंगे? मैंने माँ से कहा, माँ आपको मेरे पीछे आने की कोई ज़रूरत नहीं है, मगर जो आप छोड़कर आई है वो आपके पति का घर है। मेरी वजह से आपको बेघर होने की कोई ज़रूरत नहीं है, और वैसे भी पिताजी वह घर आपके नाम पर ही तो कर गए हैं। आप चाहे तो उन लोगों को अपने घर से निकाल सकती हो और अपने घर में खुद रह सकती हो। मैं वहाँ जाऊँगी जहाँ मेरी मर्जी होगी। माँ कहने लगी, मैं अपनी जवान बेटी को ऐसे दर दर की ठोकर खाने के लिए नहीं छोड़ सकती। मुझे बताओ तुम कहाँ जाना चाहती हो? मैंने उनकी बात का कोई जवाब नहीं दिया और खामोश खड़ी रही। मेरे चुप रहने पर माँ कहने लगी, भगवान यह दिन देखने से पहले ही तो मुझे अपने पास बुला लेता। माँ की बात सुनकर मेरा दिल बहुत दुखने लगा था, इसलिए मैंने जल्दी से माँ का हाथ पकड़ लिया और कहने लगी, आप ऐसी बातें मत करो माँ। माँ कहने लगी, अच्छा ठीक है, यह बताओ तुम कहाँ जा रही हो? मैंने कहा, बस मैं मामा जी के घर जा रही थी। माँ मेरी बात सुनकर मुस्कुराने लगी और कहने लगी, इतनी परेशानियों में घिरने के बाद मैं अपने मायके को तो भूल ही गई थी। चलो अच्छा है तुम अपने मामा के घर जा रही हो, तुम्हारे मामा हमें देखकर बहुत खुश हो जाएंगे। वैसे भी मेरी भाभी और मेरे भैया मुझे बहुत प्यार करते हैं, वह हम दोनों को अपने घर में जगह भी दे देंगे। जैसे ही मैं और माँ मामा के घर गई तो माँ ने मामा को अपने घर की सारी परेशानी के बारे में बता दिया था। मामी जी और मामा जी हमें देखकर बहुत खुश हुए थे और उन्होंने कहा था
कि अब तुम हमारे घर से कहीं नहीं जाओगे, क्योंकि मामा और मामी मेरी माँ से बहुत प्यार करते थे। मेरी मामी बहुत अच्छी थी, उन्होंने मेरी माँ को कभी अपनी ननद नहीं, अपनी सगी बहन ही समझा था। मेरी माँ के माता पिता तो काफ़ी सालों पहले ही गुजर चुके थे। मेरे और भी मामा थे, लेकिन वह दूसरे शहर में रहते थे, इसलिए कभी कभी हम अपने शहर में रहने वाले मामा के पास ही आ जाते थे। मामी ने मेरी माँ से कहा कि दीदी, आपको फिक्र करने की कोई ज़रूरत नहीं है, यह आपका ही घर है, आप हर तरीके से खुशी खुशी इस घर में रह सकती हैं और जो चाहे मर्जी खाओ पियो। मेरी मामी नर्स थी और वह नर्स की नौकरी करती थी। नौकरी के लिए वह सुबह ही घर से निकल जाया करती थी और घर के कामों के लिए उन्होंने नौकरानी रखी हुई थी। मामा के घर पर मैं और मेरी माँ बहुत सुकून से रह रहे थे। हमें यहाँ आए हुए 3 हफ्ते गुजर चुके थे। एक दिन मेरी मामी की अचानक तबीयत खराब होने लगी। माँ भी मामी की तबीयत की वजह से बहुत परेशान हो गई थी। मामी कहने लगी, परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं है दीदी, मेरी तबीयत सिर्फ मौसम की वजह से ख़राब है। इन दिनों लोगों की तबीयत खराब होती रहती है, बुखार है, जल्दी उतर जाएगा। मगर मामी को इस बात की परेशानी थी, क्योंकि उन दिनों अस्पताल में बहुत ज़्यादा मरीज आ रहे थे और उनको छुट्टी नहीं मिल रही थी। मामी से कह दिया गया था कि अगर आपने छुट्टी की तो आपको नौकरी से निकाल दिया जाएगा। लेकिन मेरी मामी इस नौकरी को छोड़ना नहीं चाहती थी, क्योंकि उनके पास कोई औलाद नहीं थी। वह कहती थी कि मैं अस्पताल जाती हूँ तो मेरा दिल लगा रहता है। वैसे भी मैं पूरे दिन घर में अकेली रहती थी और तुम्हें तो पता है, तुम्हारे माँ बाप भी काम पर चले जाते हैं और मैं अकेले घर में रहकर दीवारों को ताकती रहती हूँ। इसलिए मैंने इस नौकरी को शुरू किया था। मैं नहीं चाहती हूँ कि यह नौकरी मेरे हाथ से चली जाए। मामी परेशान थी कि अब क्या होगा, तो मैंने कहा, मामी अगर आप इजाज़त दे तो मैं आपकी जगह नौकरी पर जा सकती हूँ। अभी यह आइडिया अच्छा लगा था। वह कहने लगी, ठीक है, मैं डॉक्टर से बात करूँगी, अगर वो परमिशन दे देंगे तो तुम चली जाया करो। उन्होंने डॉक्टर से पूछा था, डॉक्टर ने भी इजाज़त दे दी, क्योंकि मामी की तबीयत सच में बहुत ख़राब हो गई थी। वह अस्पताल जाने की कंडीशन में बिल्कुल भी नहीं थी, जबकि अस्पताल में भी किसी की ज़रूरत थी। इसी तरह से मैं मामी की जगह पर अस्पताल जाने लगी थी और तब मुझे मामी ने एक बात कही थी। वह कहने लगी, राधा, मेरी एक बात याद रखना, दुनिया चाहे इधर की उधर हो जाए, डॉक्टर तुम्हें बहुत लालच देंगे, लेकिन तुम किसी भी डॉक्टर से पैसे मत लेना और न ही किसी से फिजूल बात करने की कोशिश करना। मैं अब मामी की बात को अच्छे से समझ गई थी और अस्पताल जाना शुरू कर दिया था। मैं अपने काम से काम रखती थी। एक सीनियर नर्स भी थी जो मुझे काम बता दिया करती थी। मुझ पर ज़्यादा काम का लोड नहीं था, क्योंकि मुझे यह काम अच्छी तरीके से नहीं आता था। बस मुझे मरीजों का ख्याल रखने के लिए कहा जाता था और जैसे ही किसी मरीज़ की तबीयत अचानक बिगड़ने लगती थी तो मैं डॉक्टर या किसी दूसरी नर्स को वहाँ पर बुला लिया करती थी। ऐसे ही दिन गुजरते चले जा रहे थे। मैं अस्पताल में किसी से भी फिजूल बात नहीं करती थी। एक दिन एक छोटी सी उम्र की नर्स मेरे पास आकर बैठ गई और मुझसे कहने लगी, तुम बहुत उदास रहती हो, किसी से ज़्यादा बात भी नहीं करती हो, ऐसा लगता है जैसे तुम किसी वजह से बहुत परेशान हो। मैंने उसे अपने बीते हुए कल की सारी बातें बता दी थी। आज मेरा दिल बहुत दुख रहा था। मैं खुद पर काबू नहीं पा सकी थी और अपने सारे गुजरे हुए हालात उसको बता दिए थे। मेरी बातें सुनकर वह भी उदास हो गई थी और कहने लगी, तुम भी अपने लिए कोई अच्छी सी नौकरी तलाश कर लो। जो लड़की अपने पैरों पर खड़ी होती है वह बहुत मजबूत होती है। बल्कि ऐसा करो, जब तक तुम्हारी मामी अस्पताल नहीं आ जाती तुम थोड़ी बहुत अपनी कमाई कर लो। मैं उससे कहने लगी, यह कैसे मुमकिन हो सकता है। वह कहने लगी, मेरे पास एक काम है जो तुम बहुत आसानी से कर सकती हो। मुझसे पूछने लगी, क्या तुम उसको करना चाहोगी। मैंने हैरानी से उसकी तरफ देखा। आखिर पैसे कमाने के लिए कोई काम इतना आसान कैसे हो सकता है। मैंने कहा, क्या बात है, तुम क्या कहना चाहती हो। उसने मुझे बताया कि यहाँ एक लड़की काम करती है जो कि आजकल अस्पताल नहीं आ रही है। वह लड़की मेरा यह काम कर दिया करती थी। उसने मुझे बताया, इसी रोड पर एक अस्पताल और भी है, यहाँ से कुछ सामान उस अस्पताल लेकर जाना होता है। तुम अगर मेरी इस काम में तुम मदद करोगी तो बताओ, मदद करने के तुम्हें पैसे मिलेंगे जिससे तुम अपना खर्चा पूरा कर सकती हो। मैंने उस नर्स की ऑफ़र एक्सेप्ट कर ली थी, लेकिन मुझे यह नहीं पता था कि कौन सा सामान वहाँ देकर आना है। और उसने मुझे यह भी कहा था कि इस बारे में तुम्हें किसी को कुछ नहीं बताना है, क्योंकि हर नर्स तलाश में रहती कि यह काम उसे दे दिया जाए। यह काम हर किसी के बस की बात नहीं है, क्योंकि इस काम के लिए मुझे कोई भरोसेमंद इंसान चाहिए। तुम मुझे भरोसेमंद लगती हो। तुमने मुझे पहले ही मुलाकात में अपनी पूरी स्टोरी सुना दी। इसका मतलब तुम बहुत भरोसेमंद हो और तुम मुझ पर भी भरोसा करती हो। और मैंने ऐसा ही किया कि मैंने यह बात मामी से छुपा ली थी। वह नर्स जब भी ऑपरेशन रूम में जाती थी तभी वहाँ से एक थैली लेकर आती और मुझसे कहती कि तुम्हें इस थैली को इस पते पर पहुँचानी है। उस पते पर जब मैं गई तो वहाँ पर एक बहुत बड़ा अस्पताल बना हुआ था। उस अस्पताल में जाकर मुझे वहाँ के चपरासी से मिलना था और उसको थैली देकर आना था। मैं ठीक वैसा ही करती थी। वहाँ जाकर वह सामान देकर आ जाती थी। बदले में वो मुझे 1000 रुपये दे देती थी। इसी तरह से एक हफ्ते में 40,000 रुपये कमा लिए थे मैंने। उन पैसों को देखकर मैं बहुत खुश होती थी, क्योंकि हमारी कमाई के पैसे थे। अब शायद हमारे हालत ठीक हो जाते। आखिर इस छोटे से काम के लिए मुझे इतनी ढेर सारे पैसे मिलते थे। मगर मैं यह सोचने पर मजबूर थी कि आखिर थैली में ऐसे क्या होता है जो थैली मुझे वो नर्स ला कर दिया करती थी।
वह बहुत अच्छी तरह से पैक होती थी, इसलिए उसकी पैकिंग को छेड़ना मेरे लिए नामुमकिन था, क्योंकि अगर मैं कभी कोशिश करती हूँ और उस पैकिंग को खोलने की तो नर्स और चपरासी को अच्छी तरह से पता लग जाता कि थैली को किसी ने खोलने की कोशिश की है। लेकिन मुझे डर तो इस बात का था कि मुझे वह नर्स जो काम करने के लिए कहती थी, रोज़ वह मुझे इसी काम के लिए दूसरे अस्पताल भेजती थी। एक दिन मैंने ठान लिया था कि आखिर इस थैली में ऐसा क्या होता है। मुझे बेचैनी हो रही थी कि मैं इस थैली को खोल लूँ, लेकिन पर कभी कभी डर जाती थी कि कहीं ऐसा ना हो जो पैसे मेरे पास आ रहे हैं वह मेरे हाथ से निकल जाए। बस मैं इसी बात को सोच कर रह जाती। लेकिन जब एक दिन मैं वह थैली लेकर चपरासी के पास गई तो मैंने उस चपरासी का पीछा किया। मैं उसके पीछे चलती गई, उसे यह महसूस नहीं होने दिया कि मैं उसका पीछा कर रही हूँ। वह अस्पताल के बेसमेंट में चला गया। वहाँ पर एक छोटा सा कमरा बना हुआ था। कमरे में बहुत सारे शीशे के शोकेस थे। वहाँ पर ना जाने किस तरह की चीज़ें रखी हुई थी जिनको मैं समझ नहीं पा रही थी। उन लोगों ने उस थैली को एक तरफ रख दिया और दरवाज़ा अंदर से बंद कर दिया। उसके बाद जो कुछ भी कमरे में हो रहा था वह देखना मेरे लिए मुश्किल हो रहा था। चपरासी का पीछा करने के बावजूद भी मैं थैली के अंदर का राज नहीं जान पाई थी। फिर अगले दिन मैंने सोच लिया था कि आज मैं खुद ही इस थैली को खोल कर देख लूँगी, और वैसा ही हुआ। जब उस नर्स ने मुझे थैली पकड़ाई तो मैं वहाँ से थैली लेकर चली गई और रास्ते में ही मैंने उस थैली को खोल कर देख लिया। जैसे ही मैंने थैली को खोल कर देखा तो मेरी आंखें फटी की फटी रह गई, क्योंकि उस थैली में तो लोगों की किडनी डली हुई थी जो कि बहुत अच्छे से पैक की गई थी। अब यह सारा खेल मैं समझ गई थी। अस्पताल में लोगों के ऑपरेशन के दौरान उनकी किडनी को निकाल लिया जाता था और वहाँ के डॉक्टर और नर्स मिलकर उन किडनी को मेरी सहायता से दूसरे अस्पताल में पहुँचा रहे थे, जहाँ पर इन किडनियों को महंगे दामों में खरीदा जाता है। इसी तरह से वहाँ के अस्पताल का स्टाफ बहुत अच्छी कमाई कर रहा था। ऑपरेशन के दौरान मरीजों को यह बात पता नहीं चल पाती थी। यह अस्पताल सरकारी अस्पताल था, जहाँ पर वो सारे गरीब लोग अपना इलाज करवाने के लिए आते थे। वहाँ के सारे डॉक्टर एक जैसे नहीं थे, जबकि कुछ डॉक्टर चालाकी से लोगों की किडनी निकाल लेते थे और महंगे दामों में दूसरे अस्पताल में ट्रांसफ़र करवा दिया करते थे। मैंने सोच लिया था कि मैं अस्पताल की सच्चाई सबके सामने लेकर आ जाऊंगी। आखिरकार गरीबों के साथ बहुत बड़ा धोखा किया जा रहा है। मैं सारा खेल समझ गई थी। यह नर्स मुझसे गैरकानूनी काम करवा रही थी, लेकिन मैंने सोच लिया था कि मैं इस गैरकानूनी काम में उस नर्स का साथ नहीं दूंगी, चाहे दुनिया इधर की उधर हो जाए। मैं उस अस्पताल का पर्दाफाश करके ही रहूंगी। मैंने हिम्मत की और अस्पताल के सीनियर डॉक्टर के पास चली गई। मैंने सीनियर डॉक्टर को सारी बात बता दी थी, जो इस खबर से बिल्कुल अनजान थे। उन्हें नहीं पता था कि उनके नीचे जो छोटे डॉक्टर काम करते हैं वह इस तरह की गैरकानूनी काम कर रहे थे। वह मेरी बात सुनकर हैरान रह गए थे। उन्होंने पहले तो यह बात मानने से इनकार कर दिया था, फिर जब मैंने उनको सब कुछ दिखाया तो उन्होंने इस बात को मान लिया था और मेरा शुक्रिया अदा करने लगे। और उन्होंने मुझसे कहा कि हम अभी पुलिस को बुलाकर इन लोगों को यहाँ से निकलवाते हैं। सीनियर डॉक्टर ने पुलिस को फ़ोन किया और पुलिस ने जाकर उन सबको गिरफ्तार कर लिया। जिन लोगों की किडनी डॉक्टर निकाल चुके थे उन लोगों की दोबारा से जांच कराई गई तो पता चला कि उनकी किडनी निकाली जा चुकी है। इसी तरह से पुलिस ने स्टाफ को गिरफ्तार कर लिया गया था और दूसरे अस्पताल में भी जितने लोग इस काम में मिले हुए थे उन सभी को गिरफ्तार कर लिया गया और सबको कड़ी से कड़ी सज़ा दिलाने की मांग हुई। जबकि मैंने यह काम को होशियारी से किया था, इसलिए सरकार की तरफ से मुझे 10 लाख रुपए दिए गए। मेरे इस काम से दोनों ही अस्पताल की इज्जत बच गई थी और साथ ही साथ मुझे नर्स की फ्री क्लासेस भी ऑफ़र की गई थी। मैं बहुत खुश हो गई थी। मैंने ही जब यह बात अपनी माँ और मामी को बताई तो वह दोनों भी बहुत खुश हुई थी। फिर माँ ने मुझसे कहा कि अब हम वापस अपने घर चलते हैं, क्योंकि अब हमारे पास बहुत पैसे हो चुके हैं और अब हम आराम से अपनी ज़िंदगी गुजार सकते हैं। कुछ दिनों बाद ही मामी भी ठीक हो गई थी और वह अस्पताल भी जाने लगी थी और हम माँ बेटी अपने घर वापस चले आए थे। और फिर मैंने नर्सिंग की फ्री क्लासेस में भी जाना शुरू कर दिया था। जब हम घर वापस गए तो भैया भाभी हमें देखकर परेशान हो गए थे, क्योंकि अब वह दोनों इस घर में अकेले रहते थे और हमें अचानक देखते ही उनके होश उड़ गए थे। भाभी का आखिरी महीना चल रहा था और हमारे घर में आते ही उन्होंने हमसे लड़ना शुरू कर दिया था। हम अपने घर में रहने के लिए आ गए थे और अब हम भाभी की बातों पर ज़्यादा ध्यान नहीं देते थे। मैं अपना काम करती रहती थी, उनकी बातों पर ज़्यादा ध्यान नहीं दिया करती थी। जैसे ही भैया भाभी हमसे कुछ कहना शुरू करते तो माँ भी उनसे साफ साफ कह दिया करती थी कि तुम दोनों इस घर से अपना सामान लेकर जा सकते हो, क्योंकि अब हमें तुम्हारी ज़रूरत नहीं है। भैया तो माँ की आवाज़ सुनकर बहुत घबरा गए थे, क्योंकि इतनी महंगाई के टाइम में घर का किराया देना कोई आसान बात नहीं है। इसलिए वह दोनों मासूम से बनकर रह गए थे और माँ से माफ़ी मांगने लगे थे। अब मुझे समझ में आ गया था कि उन दोनों ने पहले घर छोड़ने का नाटक क्यों किया था। वह यह नाटक इसलिए कर रहे थे ताकि उन्हें हमारा खर्च बर्दाश्त न करना पड़े, बल्कि उनके घर छोड़ने का तो कोई इरादा ही नहीं था। कुछ महीनों बाद मैं भी अपना कमाने लगी थी। भाभी और भैया मुझसे भी माफ़ी मांगने लगे थे। मैंने भी उनको माफ़ कर दिया था, क्योंकि अब मेरी ज़िंदगी में उनसे नाराज़ रहने का कोई मकसद तो बचा ही नहीं था। अब वह दोनों बिल्कुल ठीक हो चुके थे। मैं तो यही समझती हूँ कि माफ़ करने वाला बहुत बड़ा होता है। अगर हम किसी को माफ़ कर दे तो हम उस पर तो एहसान नहीं करते, बल्कि हम पर ही एहसान हो जाता है, क्योंकि इस तरह से हम दूसरों के हालातों से खुद को दूर कर लेते हैं। मेरी माँ ने भी इन दोनों को माफ़ कर दिया था और अब मैंने घर के काम करने के लिए एक नौकरानी को रख लिया था, जो घर के सारे काम को संभालती थी। भाभी भी बहुत शर्मिंदा सी रहने लगी थी। वह तो हमसे नज़र मिलाने के काबिल नहीं बची थी। खैर, अब हमारी ज़िंदगी बिल्कुल ठीक चल रही थी।
हमारी ज़िंदगी से सारी परेशानियां निकल चुकी थी। नौकरी करने के बाद मैं बहुत काबिल बन गई थी। अब हमें किसी के एहसान की कोई ज़रूरत नहीं थी। इस तरह से मैंने अपनी माँ और मामी की वजह से अपनी ज़िंदगी को काबिलियत के रास्ते पर चला लिया था। अब मैं अपनी ज़िंदगी में बहुत खुश हूँ और अपनी ज़रूरत के मुताबिक अपनी ज़िंदगी जी रही हूँ। मेरी भाभी ने भी बेटे को जन्म दिया था। हम उनके बेटे से बहुत प्यार करते थे। दोस्तों, उम्मीद करती हूँ आपको हमारी कहानी पसंद आई होगी। अगर कहानी पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, नोटिफिकेशन बेल को ज़रूर दबाएं ताकि अगली अपडेट सबसे पहले आपको मिले। धन्यवाद।